हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का हम विनय कुमार अपने नंबर वन एजुकेशनल चैनल पर, जिसका नाम है बीएम स्टडी कॉर्नर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार जारी होगी। तो हमने कल जो है कुछ टॉपिक इसके डिस्कस कर लिए थे इस चैप्टर के, और हमने बहुत सारे टॉपिकों को क्लियर कर लिया है, ख़त्म कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को, जिसका नाम है उपचयन और अपचयन, रेडाक्स अपक्रिया और संक्षारण और विकृत गंधता। आज हम इन तीनों टॉपिक को ख़त्म कर देंगे मेरे भाई। फिर उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन वही है जो आपके पेपर में धां धां करके आता रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आराम से पढ़ लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरे भाई, बहुत मेहनत से ये कंटेंट मैंने बनाया है, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें मेरे भाई। अपने सभी उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जिनके पास ऐसा कंटेंट गया हो, क्योंकि ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ एकदम प्योर कंटेंट, बिना पैसे के फ्री दे रहा हूँ मेरे भाई। और फ्री आज के टाइम पे आपको पता है, फ्री का ज़माना नहीं है, फिर भी मैं आपको फ्री टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे मात्र एक ऐसा चैनल है मेरा जहाँ पे आपको सारे के सारी चीज़ें फ्री मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपको दिक्कत हो रही है वो चीज़ें आप पूछिएगा, मैं उन सभी टॉपिकों को क्लियर करने का जो है कोशिश करूँगा। और ये भी बताऊँगा आपको कि 12th के बाद क्या करना है और 10th के बाद क्या करना है, अपना इनकम सोर्सेस कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। संडे संडे टू संडे मेरी एक वीडियो जाएगी मेरे भाई। तो उसमें क्या होगा, संडे टू संडे वाले वीडियो में, तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि सरकारी जॉब की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला टॉपिक है हमारा उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में, जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ध्यान से देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से देखकर। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि मीथेन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाई और जल प्राप्त होता है। तो आपको बता दिया जाए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो है इधर क्या हो रहा है कि जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और मीथेन के पास से ध्यान से देखिए तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पे कार्बन के साथ। और जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सी वो माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन वो कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन की जो है कमी हो रही है, और जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार इसको हम क्लियर करते हैं। कह रहा है जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को हम समझते हैं कैसे क्या हुआ है, इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं जूम करके। ठीक है, अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा मेथेन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। जब यहाँ से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब मेथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन की ह्रास होता है, हाइड्रोजन की ह्रास होता है, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई? जल बनाता है। तो यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ कार्बन अकेला पड़ता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से दो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं जहाँ तक आपको बता पा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब ऑक्सीजन की जो है वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की हानि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। स्क्रीन शॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीन शॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता रहता है ये। 7 सेट के पेपर बनते हैं, 7 के सातों सेट में से एक ना एक सेट में ये जरूर आएगा, याद कीजिएगा। इसलिए इसे तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आ गया है हमारा क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन को क्या है? जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई, अभी हमने उपचयन में क्या पढ़ा कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, लेकिन अपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन की जो है कमी हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। और ये ध्यान रहे कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो वह अपचयन अभिक्रिया होती है मेरे भाई, ध्यान से ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्कस कर दूं। आपको नीचे जो है आपको मिला है, नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है जो है
कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन से किया गया है, जहाँ पे जल और कॉपर को अलग कर दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जल बनाया है और कॉपर अलग हो गया है। तो इसका रीजन हम लोग जानते हैं क्या 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 चीज़ें कैसे हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा जो है कॉपर ऑक्साइड और ये हमारा हाइड्रोजन है। यहाँ से जब ये इसके साथ जो है क्रिया करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़कर यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया बना रहा है, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, मैंने क्या बताया कि जब किसी अपक्रिया या पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन की कमी, वो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, क्या है, अपचयन अपक्रिया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की जो है वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है, अपचयन अपक्रिया। आई बात समझ में मेरे भाई, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है, रिडॉक्स अपक्रिया। अब रिडॉक्स अपक्रिया क्या है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिडॉक्स अपक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, अभी जस्ट इसी रिएक्शन को हमने पढ़ा और इसी को अब हम दोबारा पढ़ेंगे। तो देखिए रिडॉक्स अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अपक्रिया एक साथ हो रही है, उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी अपक्रिया ध्यान से देखिएगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो मेरे भाई। ठीक है, दोनों एक साथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जूम करके थोड़ा दिखाते हैं हम। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, और जो है ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। आई बात समझ में, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भैया जी, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, हमने इरेज कर दिया है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया, और अपना नोट्स कंप्लीट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, और जिन भाई को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ चाहिए और या फिर नोट्स बनाने के लिए चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो मेरे भाई, आपको पूरा डिटेल में सब कुछ मिलेगा। टेंशन नो, टेंशन नो टेंशन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारा, संक्षारण। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, तब ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सा फंडा हमने लिखा, कितना मतलब कितना सटीक सा आंसर इसका हमने दिया है, 2 लाइन में है इसका आंसर। सोचो तुम मेरे भाई, इतना गजब का आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा जाके यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अगर ऐसा कंटेंट आपको मिला, इतना सुंदर कंटेंट हमने दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि जब कोई धातु, यानी कि कोई धातु हो भैया, कोई भी धातु हो, वो ये नहीं पता है कि क्या है, बस इतना याद रखो कि कोई धातु हो, वो अपने आसपास जो अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाए। ठीक है, मतलब कौनो धातु हो आपके पास, तो वो किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आ जाए तो उस वो जो है संक्षारित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, लोहा। लोहा क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है। तो जंग क्यों लगता है, क्योंकि वो लोहा एक धातु है, वो अपने आसपास आर्द्रता वायु या फिर अम्ल के संपर्क में आ जाता है, जिससे उस पर जंग लगता है, और जो जंग लगता है वो संक्षारित हो जाता है मेरे भाई, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। सिंपल सा फंडा समझ गए होंगे आप, आई बात समझ में। तो याद रखिएगा ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो तब ये संक्षारित होती है, और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। आई बात समझ में, इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है दिया गया है, क्या दिया गया है कि लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। याद रखिएगा, तांबे के ऊपर काली परत अगर चढ़ जाए वो भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। और तांबे वो माफ कीजिएगा, चांदी के ऊपर अगर काली परत चढ़ रही है तो वो संक्षारण का उदाहरण है, और तांबे के ऊपर अगर हरी परत चढ़ रही है तो वो भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। एकदम सिंपल सा है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया हमारे पास,
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया है जो आपके पेपर में धा धा करके आता है, यानी कि ये कंफर्म है, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। ठीक है, ये मेरे भाई ऐसे नहीं पूछता, ये डायरेक्ट, ये जो मैंने अभी आंसर लिखा है यहाँ पे, ये पूरा अगर आप लिखोगे तो ये पूरे जो है 4 या 5 नंबर के आंसर हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ही लिखोगे, इसका केवल परिभाषा अगर पेपर में आ गया, तो पेपर में अगर परिभाषा ओनली आया है तो याद रखिएगा वो 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर ये याद रखना, अगर पेपर में ऐसे आया कि विकृत घनता क्या है, विकृत गंधक को कैसे रोका जा सकता है, तो आपको ये पूरे टॉपिक लिखने हैं। लेकिन अगर पेपर में ऐसे आया कि निम्नलिखित पर से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उसमें 3 टॉपिक दे दिए, रेडाक्स अपक्रिया और संक्षारण और विकृत घनता, तो उसमें बस आपको केवल परिभाषाएं लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है, बस मेरे भाई, और कुछ नहीं लिखना। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को, वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने से वायु की ऑक्सीजन द्वारा उनका अपचयन हो जाता है। याद रखिएगा क्या कह रहा है कि वसा या तेल से बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जैसे दाल हो गए, तो दाल में हम क्या करते हैं, तेल वगैरह से उसे भूनते हैं ना, खूब छौंका लगा देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है दाल, है ना, भूज देते हैं तो वही कह रहा है कि वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने से वायु की ऑक्सीजन द्वारा उनका अपचयन हो जाता है। यानी कि अगर हम भोजन को आज बना ले, जैसे मान लो हमने बना लिया सब्जी चावल रोटी, ठीक है, अब उसको हम रख दिए, खुला रख दिए, ठीक है, खुला रख दिए, तो वो क्या होगा, वायु के संपर्क में, तो वायु के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन द्वारा वो अपचयन हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन द्वारा अपचयन होता है भाई, तो उसमें से क्या होगा, तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होता है, उसमें से गंध उत्पन्न होगा, उसका स्वाद थोड़ा ऊट पटांग लगेगा, ठीक है, मतलब कड़वा लगेगा या फिर जो है खट्टा लगेगा, ऐसे लगेगा। तब वो क्या हो जाएगा, तब उसमें से जो गंध निकलेगी उसी को हम कहते हैं विकृत गंधता। आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा है, सड़ा हुआ भोजन। याद रखिएगा जब आपसे कोई पूछे कि विकृत गंधता का एग्जाम्पल क्या है, तो इनको फटाक से बताइएगा, सड़ा हुआ भोजन विकृत गंधता का एग्जाम्पल है। तो चलिए विकृत गंधता को रोकेंगे कैसे, अगर विकृत गंधता हो रही है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, तो ध्यान रहे, कह रहा है खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करके रखना चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास खाद्य पदार्थ हो, गर्मी के टाइम उसे हम फ्रिज में या किसी डिब्बे में, किसी ठंडे थर्मस वाले डिब्बे में अगर हम उसे रखें, तो वो खाद्य पदार्थ हमारा गर्म, मतलब जो है खराब नहीं होता है। फिर उसके बाद कह रहा है खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स आदि को अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन के साथ पैक करना चाहिए। सही बात है मेरे भाई, अगर चिप्स चिप्स की थैली में अगर नाइट्रोजन न भरा जाए तो वो भी जो है चिप्स जो है खाने योग्य नहीं रहेगी। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, चिप्स चिप्स जैसे पदार्थों को, मतलब चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस के साथ और जो है पैक करना चाहिए। आगे कह रहा है तीसरा उपाय क्या है, कि खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक रासायनिक पदार्थ डालना जो ऑक्सीकरण की क्रिया को मंदा कर देते हैं। यानी कि हम उसमें कुछ ऐसे ऑक्सीकारक रासायनिक पदार्थ डाल सकते हैं खाद्य पदार्थों में जो ऑक्सीकरण की क्रिया को खत्म कर दे, यानी कि उसकी क्रिया ना होने दे, जिससे जिससे क्या हो, भोजन खराब ना हो मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे द एंड हो गया मेरे भाई, यानी कि अभी इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, बस हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है, द एंड हो गया, आपका चैप्टर क्लोज है। और आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है अपचयन तथा उपचयन, अपक्रिया, रेडाक्स अपक्रिया, विकृत गंता, ठीक है, संक्षारण। और हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो है प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। और कुछ इसमें से संतुलित रासायनिक समीकरण भी हम हल करेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और मेरे भाई बने रहिएगा रोज शाम 5 बजे, और 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपका क्लास लग जाता है, तो मेरे भाई नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। बीएम स्टडी कॉर्नर आपके साथ हमेशा रहेगा, बीएम स्टडी कॉर्नर आपके साथ हमेशा रहेगा। याद रखिएगा, ये बीएम स्टडी ओनली स्टडी नहीं, एक लर्निंग चैनल है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा मेरे भाई। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा, हम दिल से कहते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। आपको यूपी बोर्ड का रिजल्ट खुद पता चलेगा कि हाँ सर ने क्या बताया। याद रखिएगा, जितना पढ़ाऊंगा मेरे भाई, अगर इससे बाहर एक भी आया तो बताइएगा। और ये भी बात है मेरे भाई कि इससे बाहर अगर आएगा वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, ये ध्यान रहे, वो आउट ऑफ सिलेबस होगा।
याद रहे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं हम कल आगे इसी टॉपिक को लेकर। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।